नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं प्लेटो के जीवन परिचय से संबंधित बातचीत। इस वीडियो नोट में आप प्लेटो के जीवन से संबंधित उन सभी घटनाओं को जान पाएंगे जिनसे प्लेटो प्रेरित हुआ, जिनसे प्लेटो दुखी हुआ, जिनसे प्लेटो प्लेटो बना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो नोट। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि प्लेटो का जन्म हमने लिख रखा है, उनके पिता का नाम, माता का नाम, इन सभी बातों पर हम चर्चा करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, प्लेटो की बातचीत हम करें तो प्लेटो जो है ये इनके जीवन परिचय से संबंधित ये वीडियो नोट रहेगा। तो प्लेटो का जन्म हुआ दोस्तों 428 ईसा पूर्व में। जो जगह थी, स्थान था, वो था एथेंस में हुआ। यूनान का एक महान नगर था एथेंस। पिता का नाम था एरिस्टोन, माता का नाम था पेरिकतियोन। थोड़े नाम टिपिकल हैं लेकिन ध्यान में रह जाएंगे। वास्तविक नाम कह लीजिए, बचपन का नाम कह लीजिए, एरिस्टोक्लीज था। प्लेटो का बचपन का नाम या वास्तविक नाम एरिस्टोक्लीज था। लेकिन फिर आज के दिन में हम इन्हें क्या पढ़ते हैं? प्लेटो पढ़ते हैं। प्लेटो दरअसल में इनको एक नाम दिया गया था। किन्होंने नाम दिया था? इनके व्यायाम शिक्षक के द्वारा इन्हें प्लेटो कहा गया। प्लेटो इसलिए कहा गया क्योंकि इनके कंधे चौड़े थे। तो प्लेटो का अर्थ होता है चौड़ा, चपटा। तो चौड़े कंधे थे, इसलिए इनको क्या कह दिया गया? प्लेटो कह दिया गया। ये तो एक सामान्य सी बातचीत हो गई प्लेटो के बारे में कि इनका जन्म, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म स्थान और जन्म की जो ईस्वी थी और वास्तविक नाम क्या था और प्लेटो का नाम प्लेटो कैसे पड़ा। ये तो एक सामान्य सी बातचीत हो गई। चूँकि हम जानते हैं दोस्तों, प्लेटो को पश्चिमी जगत का प्रथम राजनीतिक दार्शनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रथम राजनीतिक दार्शनिक कहा जाता है। प्लेटो का ही ये कथन भी आपको ध्यान में होगा, जो मैंने पहले काफ़ी बार वीडियो नोट्स में आपको बताया भी है कि राज्य व्यक्ति का ही विराट रूप है। राज्य जो है वो व्यक्ति का ही विराट रूप है। तो अब चलिए प्लेटो के एक जीवन पर हम प्रकाश डालते हैं, ध्यान से उसको देखते हैं कि प्लेटो का किस हिसाब से उद्भव हुआ। उन्होंने अपने जीवन में कौन कौन सी ऐसी घटनाएं देखी जिन घटनाओं का उनके ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो देखो, प्लेटो का मैं आपको बता दूं कि प्लेटो राजनीति में इंटरेस्ट रखते थे और वो चाहते थे कि वो एक कुशल राजनीतिक बने। क्या बने? राजनीतिज्ञ बने, राजनीतिक बने। लेकिन कहते हैं जो नियति को मंजूर होता है वही होता है। वो राजनीतिज्ञ तो नहीं बन सके लेकिन राजनीतिक दार्शनिक जरूर बन गए। क्या बन गए? राजनीतिक दार्शनिक जरूर बन गए। चलिए अब हम छोटी छोटी कहानियों से आपको लेकर चलते हैं प्लेटो के जीवन के ऊपर। ठीक है, जो कि हमने देखा प्लेटो का वास्तविक नाम क्या था? एरिस्टोक्लीज। प्लेटो के कंधे बड़े थे, चौड़े थे, इसलिए इनके व्यायाम शिक्षक ने इनको क्या कह दिया? प्लेटो कह दिया। ठीक है, ये चीज़ें परीक्षा में पूछी जाएंगी क्या? जी, पूछी जाए नहीं पूछी जाए, लेकिन आपको प्लेटो के प्रति इंटरेस्ट तो होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट फैक्ट पढ़ा देंगे, कुछ भी याद नहीं रहेगा। आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक चीज़ अच्छे से समझते हुए। तो देखो, प्लेटो का नाम आपने समझ लिया, इनके व्यायाम शिक्षक ने दिया। प्लेटो राजनीतिक दार्शनिक है, ये सभी जानते हैं। पूरा जितने भी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनमें सबसे ऊपर नाम इनका लिया जाता है। तो प्लेटो के कंधे चौड़े थे, भरे हुए थे, तो इसको फिर इन्होंने प्लेटो कहना शुरू कर दिया। ठीक है, अब जब प्लेटो जवान हुए, जवान को हम कह देते हैं युवा। ठीक है, हमारे यहाँ पे 50 साल का हो जाता है वो भी खुद को युवा नेता कहता है। तो चलिए युवा शब्द को हम भी प्रयोग कर लेते हैं। युवा अवस्था में प्लेटो क्रांतिकारी विचारों से एकदम मेल खाते थे। मतलब प्लेटो का खून जोरदार दौड़ता था, क्रांतिकारी इनके विचार थे और अधिकांश युवकों की बात थी। ये भी ये सोचते थे कि इनका जन्म किसके लिए हुआ है? इनका जन्म राजनीति में सक्रिय भागीदारी करने के लिए हुआ है। किसके लिए हुआ है? कि राजनीति में मैं क्या करूँगा? सक्रिय भागीदारी करूँगा। लेकिन सुनिए, प्लेटो सक्रिय भागीदारी करना चाहते थे, राजनीति में सक्रिय रहना चाहते थे, लेकिन जो इन्होंने युवावस्था में सोचा वो जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ी वो सच होना दूर होता गया।
ठीक है। जैसे ही वो राजनीति में सक्रिय होने की उन्होंने सोची कि मैं भी राजनीति में सक्रिय भाग लूँगा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। इसीलिए मैंने कहा कि प्लेटो जो है वो राजनीतिज्ञ नहीं बन पाए, लेकिन राजनीतिक दार्शनिक बन गए। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत सारी राजनीतिक व्यवस्थाओं को देखा, उनको अध्ययन किया, करीब से उन्होंने देखा। अब देखिए, एक घटना यहाँ पर प्लेटो के जीवन में जिसने विशेष प्रभाव डाला, वो था एक एक युद्ध हुआ जो पेलीपोनेसिया का युद्ध कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्यान से देखिए, पेलीपोनेशिया, पेलीपोनेशिया का युद्ध कहलाता है। ये पेलीपोनेशिया का जो युद्ध था, ये एथेंस में, एथेंस जो था यूनान का सबसे महान नगर, उसके और स्पार्टा के साथ में हुआ। किसके साथ में हुआ? स्पार्टा के साथ में हुआ। अब जो इंग्लिश फिल्मों के शौकीन हैं, क्या वो कहेंगे कि हमने स्पार्टा मूवी देखी है, ठीक है, 300 मूवी देखी है, जिसमें एक छोटी सी सेना ने सामने बड़ी सेना को हरा दिया था। सिर्फ और सिर्फ आत्मविश्वास, सही रणनीति, कूटनीति, युद्ध लड़ने की कला, इसके आधार पर उन्होंने एक बड़ी सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। तो देखिए, स्पार्टा स्पार्टा और एथेंस के मध्य पेलीपोनेसिया का युद्ध होता है। इस युद्ध में प्लेटो अपने आँखों के सामने देखते हैं कि जो एथेंस पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जो एथेंस पूरे विश्व में अपनी व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है, वो धीरे धीरे डूबता जा रहा है, गर्त में जा रहा है, नष्ट हो रहा है। वहाँ की लोकतांत्रिक प्रणाली को खतरा हो रहा है, वो धीरे धीरे ख़त्म होती हुई जा रही है। ये किसने देखा? ये प्लेटो ने देखा। प्लेटो देख रहे थे कि कैसे प्रजातंत्र की कमर धीरे धीरे टूट रही है। ठीक है, एथेंस में प्रजातंत्र स्थापित था, तो प्रजातंत्र की कमर धीरे धीरे टूट रही है। अब देखिए, एथेंस का जो भी व्यवस्था थी उसको स्पार्टा ने ख़त्म कर दिया। और फिर जब एक क्रांति हुई कि भाई कोई ना कोई शासन व्यवस्था की व्यवस्था करो, तो फिर वो समय था 404 ईसा पूर्व, जिसे मैं बीसी लिख दूं, कोई दिक्कत हो रही है? बिफोर क्राइस्ट। 404 बीसी के अंतर्गत एक 30 लोगों की एक कह सकते हैं शासन व्यवस्था ने एथेंस के ऊपर अपना शासन करना शुरू कर दिया। अब देखिए, जब ये शासन किया जा रहा था तो उसमें प्लेटो ने देखा कि सिर्फ और सिर्फ क्या है? क्रूरता है, मारकाट है, लोकतंत्र का नाम कहीं भी नहीं है। तो इसलिए फिर से क्रांति हुई, इसका विरोध हुआ तो उस जो व्यवस्था जो जो भी 30 लोगों की संस्था थी उसको हटाया गया, दोबारा से 30 लोगों को नियुक्त किया गया। इस बार 30 लोगों को जो नियुक्त किया गया उसके अंदर प्लेटो भी थे। कौन थे? प्लेटो भी, क्योंकि प्लेटो के करीबी लोगों की ये संस्था थी, प्लेटो भी इसमें भागीदारी ले रहे थे। लेकिन प्लेटो को यहाँ भी वही लगा कि कुछ समय के बाद में सब कुछ ठीक ठाक रहा, प्लेटो ने इसकी तारीफ भी की, लेकिन कुछ समय के बाद में फिर से यहाँ पर क्रूरता, छल कपट, लूटपाट, लोकतांत्रिक व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं, इसको नज़रअंदाज किया जाने लगा। तो इसलिए प्लेटो ने इस प्रकार की व्यवस्था देखकर उन्होंने क्या ले लिया? राजनीति से संन्यास ही ले लिया। व्यथित होकर राजनीति से क्या ले लिया? संन्यास ले लिया। तो ये तो स्पार्टा और एथेंस की कहानी थी, जिसका प्लेटो की दिमाग पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। वो राजनीतिज्ञ बनना चाहते थे, बल्कि उनको राजनीति से क्या हो गई? बुरी चीज़ लगने लग गई। उनको राजनीति से हम कह सकते हैं घृणा हो गई। उनको राजनीति के ऊपर गुस्सा आने लगा, राजनीतिक बातों पर वो चिढ़ने लगे, ध्यान नहीं देते थे, जबकि पहले वो एक सफल राजनीतिज्ञ बनना चाहते थे। जैसे जैसे प्लेटो की उम्र बढ़ी, वैसे वैसे 18 साल से 20 साल, या कह सकते हैं 20 साल का समय था, तो 20 वर्ष की आयु में प्लेटो सुकरात के संपर्क में आया। ठीक है, सुकरात का व्यक्तित्व तो बहुत साधारण और श्रेष्ठ कह सकते हैं हम, क्योंकि सुकरात एक साधारण शिल्पकार का पुत्र था, जबकि प्लेटो एक कुलीन पुत्र था। ठीक है, कुलीन और साधारण दोनों में उच्च और निम्न वर्ग को आप समझ सकते हैं। सुकरात सुकरात को हम कह सकते हैं कि वो कुरूप था। सुकरात देखने में कुरूप था, प्लेटो बहुत ही सुंदर, हष्टपुष्ट, बलवान, चौड़े कंधे वाला, इस प्रकार से उसकी व्याख्या की गई है। लेकिन सुकरात का जो दृष्टिकोण था, उसको, सुकरात की जो शिक्षाएं थी, तो प्लेटो को
सुकरात की तरफ खींचने में वो शिक्षाएं, वो दृष्टिकोण कामयाब रही। सुकरात की जो बातें इन्हें अच्छी लगी, जो विचार अच्छे लगे, विचारों से प्रेरित होकर राजनीति की जो नैतिक व्याख्या की, वो इन्होंने स्पष्ट माना। जैसे हम कह सकते हैं कि सुकरात के विचारों से प्रभावित होकर इस सद्गुण ही ज्ञान की धारा को इन्होंने माना और इसको आगे बढ़ाने का इन्होंने एक तरीके से हम कह सकते हैं जिम्मा भी ले लिया। लेकिन फिर समय बदला। समय क्या बदला कि सुकरात जो अच्छा अच्छा काम कर रहे थे, सुकरात जो अच्छा अच्छा काम कर रहे थे, एक साधारण परिवार से आते थे। सुकरात वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के शासन के लिए खतरा महसूस होने लगे। इसलिए सुकरात को क्या दे दिया गया? जहर दे दिया गया, जिसे हम विषपान कह सकते हैं। जहर देकर सुकरात की हत्या कर दी गई, या फिर हम कह सकते हैं सुकरात की मृत्यु हो गई। जब सुकरात को दंड दिया गया, मृत्यु दंड दिया गया, तो प्लेटो के दिमाग पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि वो अच्छा कार्य कर रहे थे फिर भी उन्हें दंड मिला। तो प्लेटो के दिमाग पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा और वो प्रभाव हम कह सकते हैं अच्छा नहीं था। वो काफ़ी दुखी हुए थे। जब सुकरात को दंड दिया गया तो प्लेटो की एज महज 28 वर्ष थी। कितने वर्ष थी? 28 वर्ष के आसपास थी। जब सुकरात संसार से चले गए तो प्लेटो के दिमाग पर गहरा प्रभाव पड़ा। तो उन्होंने इस घटना में उन्होंने कहा कि भाई देखो, जब तक शासक दार्शनिक, ज्ञानी और विवेकी नहीं होगा तब तक राज्य का कल्याण संभव नहीं हो सकता। इस प्रकार से हम वाक्यों को भी देख लेते हैं कि जब तक शासक दार्शनिक, ज्ञानी, विवेकी नहीं होगा तब तक राज्य का कल्याण होना मुश्किल है। ठीक है। अब जब सुकरात को प्राणदंड यानी मृत्यु दंड दे दिया गया तो प्लेटो को लगा कि मैं एथेंस में रहकर क्या करूँगा। तो वो एथेंस से चले गए अपने कुछ मित्रों के साथ में। वो एक जगह, एक शहर मेगरा, क्या था? मेगरा की तरफ वो चल पड़े। अब इसके बाद मैं आपको बताऊं कि प्लेटो लगभग 12 वर्ष का समय उन्होंने अज्ञातवास में निकाला। वो अज्ञातवास हम कह सकते हैं विभिन्न देशों में, विभिन्न जगहों पर वो घूमे। हाँ, ये कह सकते हैं कि भौतिक रूप से वो इतना नहीं घूमे, लेकिन वहाँ की जो व्यवस्था थी, जो विचारक थे, उनके सिद्धांतों का उनको पता लगा, उनको उन्होंने अध्ययन किया, उनके बारे में जाना, अध्ययन किया। और कहते हैं कि वो घूमते घूमते हमारे देश भारत भी आए। कहाँ? गंगा तट पर। कहाँ? गंगा तट पर। उन्होंने काफ़ी देशों का भ्रमण किया। तो प्लेटो अपने दोस्तों के साथ में 12 वर्ष तक इधर उधर घूमते रहे, क्योंकि वो परेशान थे। अच्छा काम करने वाला को भी मृत्युदंड दिया जा रहा है। इस घटना से वो काफ़ी दुखी हुए। ठीक है। अब प्लेटो जब विदेशों में घूम रहे थे, जब अलग अलग व्यवस्थाओं को वो देख रहे थे, चाहे वो भौतिक रूप से जाएं, चाहे वो किसी विद्वान के द्वारा सुने, तो उनको ये लगा था कि भाई ये जितनी भी जो भी व्यवस्थाएं हैं, इनमें मैं ये देख सकता हूँ कि कहाँ पे कौन सी व्यवस्था अच्छी है, कहाँ पे नहीं है। तो एथेंस में वो व्यवस्था अच्छी थी, लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, लेकिन उसको ख़राब कर दिया गया। उसके बाद में ये बाहर निकल गए। इन्होंने क्या किया? भ्रमण किया। ठीक है। अब प्लेटो के जीवन में एक मोड़ और आया कि प्लेटो एक बार इटली गया और सिसिली गया। इटली और सिसिली, कहाँ कहाँ गया प्लेटो? इटली में गया और सिसिली में गया। इटली और सिसिली में जब वो गए तो उनका वहाँ पे मिलना हुआ, एक तो दियोन नामक व्यक्ति से और एक डायनोसियस प्रथम से, जो वहाँ का शासक था। ठीक है। तो दियोन जो था वो काफ़ी सुसंस्कृत व्यक्ति था, पढ़ा लिखा व्यक्ति था, अच्छे तरीके से कार्य करता था। डायनोसियस जो था वो डायनोसियस जो था वो अन्याय, निरंकुश, इस प्रकार का शासन था। लेकिन जब उसने क्या कहते हैं, दियोन ने डायनोसियस की जब आलोचना ही की, तो फिर डायनोसियस ने दियोन को दंड दे दिया। ये एक छोटी सी कहानी है। ठीक है। इसी प्रकार उसी समय पर प्लेटो को भी गिरफ्तार करके यहाँ वहाँ भेज दिया गया। इधर उधर भटकता हुआ, जेल में छूटता हुआ प्लेटो जब आया सामने, तो फिर प्लेटो के शिष्यों ने धन एकत्र किया और एक अनिकैरिस
नामक एक व्यक्ति था, उसको पैसा देना चाहा, जिसने प्लेटो को मुक्त करवाया था, तो फिर भी उसने पैसा नहीं लिया और प्लेटो को मुक्त भी करवा दिया। इसी धनराशि ने प्लेटो ने एक शिक्षा संस्थान खोली, जो हम कह सकते हैं अकेडमी, जिसे हम कह सकते हैं, क्या कहते हैं, अकेडमी। ठीक है, तो प्लेटो ने अकादिमस नामक एक वाटिका जो थी उसको खरीद लिया और वहाँ पर अपना शिक्षण विद्यालय खोल लिया, जिसमें अपने बचे हुए लगभग 40 वर्ष प्लेटो ने बिताए। वहाँ पर वो शोध करते रहे। उस शिक्षण संस्थान में वो विभिन्न प्रकार की कार्यशालाएं आयोजित करते। वो कहते कि ये एक शिक्षण संस्था नहीं बल्कि वर्कशॉप है, कार्यशाला है। तो प्लेटो की जो अकादमी थी, जो अकेडमी थी, इसमें लगभग सभी तरह के विद्वान शोधकर्ता वहाँ पर आए। उन्होंने अपने अपने विचार दिए, लाभ प्राप्त किए। ठीक है, तो अकेडमी एथेंस की सीमाओं को तोड़कर यूनानी ज्ञान और अध्ययन का एक केंद्र बन गई थी। क्या? अकेडमी, जिसकी स्थापना प्लेटो ने की, प्लेटो के साथियों ने की। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने एकेडमी की व्यवस्था कर दी। लेकिन एकेडमी का एक सख्त रूल ये था दोस्तों कि यहाँ पर गणित विषय को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई कि जिसको गणित नहीं आता वो यहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकता, या फिर उसको कोई अधिकार ही नहीं है। ठीक है, जिसको भी मैथमेटिक्स नहीं आता, गणित नहीं आता। इसके अलावा यहाँ पर तर्कशास्त्र कह लीजिए, विधि शास्त्र कह लीजिए, अनेक विषयों पर शिक्षा दी जाती थी। किसके अंतर्गत? अकेडमी के अंतर्गत। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्लेटो का जो जीवन था, लास्ट के 40 वर्ष इन्होंने अकेडमी के लिए किए। अकेडमी में उन अपना योगदान दिया, विभिन्न प्रकार की शिक्षा और समाज को, देश को, विदेशों को दिशा देने का इन्होंने कार्य किया। ठीक है, तो इस प्रकार हम आगे इनकी रचनाओं के बारे में बात करेंगे, चिंतन पद्धति के बारे में बात करेंगे। तो प्लेटो का लास्ट जो था समय, वो 81 वर्ष की आयु थी। प्लेटो अपने किसी शिष्य के बुलाने पर रात में एक विवाह समारोह में चले गए। लेकिन जब वहाँ पर विवाह समारोह में आपको पता है कि भाई हा हुल्ला होता रहता है, शोरगुल होता रहता है, तो दूसरे कमरे में चले गए। जब प्लेटो के पास में उस शिष्य जिन्होंने बुलाया था और जिनका विवाह था, जिस जोड़े का विवाह था, जब वो आशीर्वाद लेने पहुँचे प्लेटो के पास, तो प्लेटो हमेशा के लिए नींद में सो चुके थे। ठीक है, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि दार्शनिक का राजा और राजाओं को दार्शनिक बनाने वाला व्यक्ति मृत्यु की रिपब्लिक में पहुंच चुका था। ये उस समय पर कही गई बात है। तो प्लेटो उस समय शांत हो चुके थे। नेक्स्ट वीडियो नोट में दोस्तों हम आपसे बात करेंगे प्लेटो की रचनाएं और प्लेटो की जो पद्धतियां हैं उनके बारे में, और जो भी उनकी शिक्षा पद्धति की विशेषताएं हैं उनके बारे में। आई होप ये वीडियो नोट आपको पसंद आया होगा, आपने पूरा देखा होगा, आपने समझा होगा, प्लेटो के प्रति आपका इंटरेस्ट हुआ होगा। तो वीडियो नोट में कमेंट जरूर करके जाइएगा। ऑडियो विजुअल किसी में भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसके ऊपर आने वाले वीडियोस में कार्य करेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और बेल आइकन प्रेस तो कर ही लिया होगा। थैंक यू सो मच।